वो बुलाने दो बात लिया। कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश संधू ऑन करने दे। आपका स्वागत करता हूं इम्ब्यू के एक और लाइव सेशन में। तो अभी हम भोरन से लाइव हुए हैं और यहाँ पे युवा राजपूत संघ हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या ये बातें बोलेंगे, आज हम इनको जानेंगे। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहले तो मेरी तरफ से पत्रकार बंधुओं को, मेरे भाइयों को जिन्होंने बड़ा कीमती समय दिया हमें और यहाँ पे आए, उनका मैं ऐसे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे यहाँ पे हमीरपुर के पुनीत ठाकुर जी जो जिला अध्यक्ष है वो भी हैं और उनकी टीम भी है, मौजूद है यहाँ पे। दरअसल हम कोई राजनेता नहीं है, हम आप भाइयों में से ही एक हैं। इस बार युवा राजपूत संघ ने हिमाचल प्रदेश में पूरी विधानसभा की सीटों पे इलेक्शन लड़ने का एक विचार बनाया है, जो कि युवा राजपूत संघ आने वाले समय में इलेक्शन भी लड़ेगा। दरअसल आप प्रेस के बंधु, मेरे भाई भी जानते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो राजनेताओं को अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज दिखने लगती हैं। उनको लगता है कि हम जाएं, बोलबालने वहाँ भाषण देते हैं, हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। बट लंच इज नॉट फ्री इन ऑल ओवर वर्ल्ड। हमारे पास हिमाचल में बहुत सारे सोर्सेज हैं, हमें कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हमारी सरकार कर्जे लेके प्रदेश चला रही है। हमसे छोटे छोटे द्वीप ऐसे हैं जहां पे हमारे रुपए की वैल्यू उनके रुपए से, या जो वहां पे करेंसी है उससे 40 और 50 रुपीज पे हमारा रुपये स्टैंड करता है उनकी करेंसी के अनुसार। सेकंड, हमें इस बात की जरूरत इसलिए पड़ी कि राजनेता ने एक किस्म से ये पुश्तैनी व्यापार बना लिया हुआ था। अपने आप ये लोग 2 दिन रहे द पेंशन, ठीक है। पीछे मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, विधानसभा में आरटीआई डाल के आप निकलवा सकते हो। व्यक्ति का बयान था एमएलए का कि हमारी तनख्वाह जो हो वो चीफ सेक्रेटरी से चाहे 1 रुपया ज्यादा हो। बट उसको ये पता नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी बनते कैसे हैं, उन लोगों ने कितनी मेहनत की हुई है वहां तक पहुंचने के लिए, और वो लोग उनसे भी अभद्र व्यवहार करते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं शिमला में राज साहब के साथ रहा हूं। राज साहब इज बेस्ट लीडर, अच्छे नेता थे, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन युवा राजपूत संघ जो है वो बिजली के दाम नियंत्रित करेगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरे प्रदेश में मुफ्त में मुहैया करवाएगा, शिक्षा का स्तर अच्छे से अच्छा पढ़ाएगा। अभी भी आपने देखा होना हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के जो रिजल्ट हैं वो काफी अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू प्राइवेट स्कूल। और आप मेरे को बताइए कि कितने % ब्यूरोक्रेट्स और एमएलएस के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हार्डली मेरे को नहीं लगता कि 1% के भी पढ़ते हो। अगर डीसी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। जैसा हमारे युवा राजपूत संघ बाई लॉज में है कि हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम जाते हैं। हमने कई बार लोगों की परेशानियां पूछी अस्पताल में जाके। कई जगहों पे मेरे को बड़ा अच्छा भी लगा जाके, जहाँ पे डॉक्टर बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, टीचर बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो लोग एक दिन
एमएलए की पोस्ट पे रह के अपने लिए पेंशन लगा लेते हैं, जबकि एक व्यक्ति 58 साल नौकरी करके आता है तो बोलते हैं सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, हम आपको पेंशन नहीं दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो ओपीएस है वो सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है, वो उन्हें मिलेगा। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो तत्कालीन प्रभाव से ओपीएस को लागू किया जाएगा। आरक्षण में मैं आपको एक बात बड़े साफ तौर पे बता दूं, आरक्षण के लिए कई लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, बट जो लोग आरक्षण के चक्कर में गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए हैं, 2 पोस्टें सब इंस्पेक्टर या एसडीओ की निकलती हैं, तो वो हायर अथॉरिटी में चाहे वो लोअर पोस्ट पे हैं, अप्रोच लगवा के अपने ही लोगों को रखते हैं। लेकिन ये बात आम पब्लिक के समझ में नहीं आएगी, ये मैं जानता हूं बड़े अच्छे से। उसके बाद बात आती है नशा। हमारे हिमाचल प्रदेश की हालत ये हो गई है कि पंजाब से भी बुरे हाल हैं हिमाचल में नशे के। तो नशे के लिए कठोर नीति बनाई गई हुई है। कहां से आता है, कैसे आता है, इसके बारे में हम टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताते रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम भी करता है कुछ व्यक्तियों को छोड़ के। इसके लिए जो बच्चे नशे की चपेट में हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे, नशा मुक्ति केंद्र, जो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोले जाएंगे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे खोले जाएंगे। और ये सब जो है ये निःशुल्क प्रदान किए जाएंगी सेवाएं। और इसमें मैं प्रेस को बताना चाहता हूं कि जैसे हमारा सेना बल हो गया, अर्धसैनिक सेना बल हो गया, अगर वो लोग सरकारी कर्मचारी हैं और ऑन सर्विस उनकी डेथ हो जाती है तो उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी और उनके घर से किसी एक व्यक्ति को प्रायोरिटी बेसिस पे गवर्नमेंट सेक्टर में उसकी योग्यता के अनुसार एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये आप रिकॉर्ड करके जब अगर हम सत्ता में आते हैं तो आप इसको कोर्ट में भी पेश कर सकते हो। इसका जवाब मैं दूंगा अगर इसमें कोई गलती निकलेगी। सेकंड, हमारा ये एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड है, कृषि और बागवान पे, तो उनके लिए भी नीतियां बनाई गई हैं। उनके लिए भी हम मंडियों का इंतजाम करेंगे, मंडियां बढ़वाएंगे। हम जो प्रेजेंट सरकार है उसकी तरह नहीं करेंगे कि जो हमारे पास कोल्ड स्टोर थे वो अदानी अमानी को बेच दिए। एक दिन में डिबेट पे था यूपी में, जिस दिन बिल आया था तो भाजपा के थे और लोग थे बीच में, तो मैंने उनको वो पूछे मेरे से कि आप इसके बारे बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरा बिल का तो कोई फंडा है आपका पुराना, वो आप चलाते रहिए। पहले मेरे को एक बात बताइए कि आप हमसे सेब कितने रुपए किलो खरीदते हैं? 10 रुपए किलो। आने वाले 3 महीने के बाद आप वही सेब हमें 300 रुपए केजी बेचते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो उन बड़े व्यापारियों के हाथों बिक चुके हैं। इसके लिए जो है वो आपके सामने हर एक चीज है। विशाखापट्टनम में एक पोर्ट भी सेल हुई आई थी, वहां पे जो है वो एक स्टील इंडस्ट्री को डोनेट की थी लोगों ने जमीन अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उस इंडस्ट्री को भी जबरन तोड़ा जा रहा है और कोई भी न्यूज चैनल उसको नहीं दिखा रहा है। सेकंड, जो भी टिकटें दी जाएंगी वो योग्यता के अनुसार पढ़े लिखे व्यक्तियों को दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक डाबे एमएलए बनी है फिर इंग्लिश चिट्ठी आई लिखी नहीं, पढ़ने नहीं आई थी, दूजा बोल रहा
वो चिट्ठी है कि वहां की अपने की मंडी की, वो बोल रहा है जी बरमौर की है, तो ठीक है जी भाई बरमौर की है तो बरमौर के लिए ऑर्डर पास कर दो, हमारी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होगा। और इसके लिए सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए भी बड़े अच्छे कदम उठाए हैं इससे पहले भी, लेकिन ये कदम तब उठते हैं जब चुनाव आते हैं। ये कदम तब क्यों नहीं उठते जब सरकार बनती है? वो लोग तब क्यों नहीं दिखते जब वो लोग अपनी फरियादें लेके विधानसभा या जनरल हाउस होते हैं उनमें जाते हैं, तब वो लोग क्यों नहीं दिखते कि इनके गर्म हाथ जोड़ के गए थे? 5 साल के बाद ही उन्हीं लोगों की याद क्यों आती है? इसीलिए एक ओपीएस, एक रिजर्वेशन जो एक आर्थिक आधार पे होनी चाहिए, हमारा एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, इन्हीं कुछ मुद्दों को लेके और अपने बच्चों के भविष्यों को देखते हुए आने वाले टाइम में हमें चिंता हो रही है कि जैसा हाल अभी आपने श्रीलंका में देखा वैसा हाल कहीं यहाँ पे ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत। और युवा राजपूत संघ जो है इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, चाहे सीटें कोई भी हो। ये मानसिकता होने की राजपूतों की सीटें कितनी होगी, बाकी रिजर्व है, जो रिजर्व है वो भी हमारे भाई हैं, उनमें से भी योग्य पर्सनों को टिकट दी जाएगी। ऐसे पर्सन किसी को भी टिकट नहीं दी जाएगी जो राजघराने से संबंध रखता हो। ये बोलते हैं ना चाय बेचने वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या हमारा बैंगन उगाने वाला जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? और हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे छोटे छोटे संगठन आगे आए और प्रदेश का नेतृत्व करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत एजुकेटेड पर्सन हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड वर्क कर रहे हैं। मेरे को काफी कॉलें आती हैं ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से। नहीं हो तो आप मेरे कॉल डिटेल निकलवा सकते हो, सिर्फ ओनली फॉर पत्रकार भाई, बाकी कोई मेरी कॉल डिटेल नहीं निकलवा सकता। वैसे जो पत्रकार भाई मौजूद हैं उनको विश्वास ना हो कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। यहाँ पे बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ पे एक एक्शन जो है वो मालिक बन बैठा होता है, जबकि जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे ऐसा नहीं है। जो एक्शन का कार्य है वो एक्शन ही करेगा। वो बोलेगा कि आई एम इंजीनियर, ये मेरी ड्यूटी है पोल पे चढ़ना, ठीक करना। और हमारे यहाँ पे एक्शन क्या करेगा? चश्मा लगाएगा, नीचे खड़ा होगा, फिर बोलेगा इसको ठीक कर दो, मंत्री जी का ऑर्डर है। हुई मंत्री जी, बड़ी द क्वालिफिकेशन ऑफ मंत्री जी। ये मंत्री होते कौन है, मेरे को तो आज तक ये समझ नहीं आई। इसीलिए हमें आगे आना पड़ा और इसके लिए बात मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम आपको पत्रकार भाइयों को आपका सहयोग चाहते हैं कि आप हमारे सहयोग में रहें, हमारे इस रिलेशन में रहें। फिर हम सरकार बना के दिखाएंगे और प्रदेश चला के दिखाएंगे कि कैसे प्रदेश चलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। कुछ ना कुछ सर, जैसे हिमाचल प्रदेश में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे 2 पार्टी ही काम करती हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है। जैसे आप भी चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो आपको कितना लगता है कि जनता किसी थर्ड फ्रंट को मौका देगी? देखिए, अभी जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं आपको बताऊं कि पहले 2 विकल्प थे, तीसरा कोई विकल्प नहीं था। अब हम यहाँ भोरंज में बैठे हुए हैं, यहाँ से 2 रास्ते हैं हमीरपुर के लिए, तो दोनों में से एक से जाना पड़ेगा। अगर जब तीसरा रास्ता बन जाएगा तो पब्लिक तीसरे रास्ते से भी जाएगी कि नहीं जाएगी, आप बताइए मेरे को। अब पब्लिक के पास और विकल्प भी है।
ये तीसरा विकल्प नहीं है, ये पब्लिक के पास पहला विकल्प है। युवा राजपूत संघ तीसरा विकल्प नहीं है, पहला विकल्प है। तो आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने पांव पसार रही है, तो आपकी सोच क्या है उनके बारे में? क्या वो चुनावों में कितना आप जो है वो देखिए, आम आदमी पार्टी की बात ऐसी है कि वो व्यक्तिगत रूप से उनकी इच्छा है, यहाँ डेमोक्रेसी है, कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। बाकी अन्यथा जो युवा राजपूत संघ है ये हिमाचल का है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि हिमाचल में वो वाला सतयुग वाला टाइम तो रहा नहीं है, कलयुग चला हुआ है कि तीसरे को खाना खिला देगी और घर के को छोड़ देंगे। आप ही बताइए मेरे को कि आप तो पहले घर वालों को खाना खिलाएंगे कि जो बाहर घूमता हुआ चला होगा उसको खाना खिलाएंगे, 4 रोटियां बनी हो तो आई थिंक फर्स्ट विकल्प तो यही रहेगा। बाकी कोशिश करना हर पार्टी का, हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है, वो करते रहे। हमें ना आम आदमी पार्टी से कोई चिंता है, ना हमें बीजेपी वालों से कोई चिंता है, ना हमें कांग्रेस के कोई चिंता है। नहीं, जैसे अभी आप जानते हैं कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बिल्कुल, और और बहुत सी पार्टियां जो हैं बहुत बड़े बड़े वायदे कर रही हैं, तो आप उनको कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं? वायदे देखिए श्रीमान, आपके सामने तो मेरी एज बहुत कम है, आप बुजुर्ग आ रहे हैं, ठीक है। आपने कई बार पार्टियां आते जाते देखी हैं। पार्टियों में तो मोदी ने 15 लाख रुपए देने का भी वादा किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि पार्टी का जो रोस्टर है, जो पार्टी आपके सामने अपना कोई भी प्लान रखती है या कोई भी वादा करती है, उसको आप संभाल के रखिए। अगर पार्टी अपना काम, बोले हुए वादे और काम नहीं करती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन 15 लाख के लिए कोई कोर्ट नहीं गया। सेकंड, अभी प्रदेश की बात बताऊं मैं आपको, प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई, उसमें घोटाला, उस पर स्टे लगा हुआ है, लगा नहीं है, वो लगवाया गया है, जानबूझ के लगवाया गया है। अब उसका एग्जाम भी हो गया है, ठीक है, उसमें बाद में भी स्टे लगेगा, ठीक है। अब थोड़े दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। दिस इज द पॉलिटिकली स्टंट। जलवाहक रखे गए अभी कुछ मल्टीटास्क वर्कर्स, इन सब पे स्टे लगा हुआ है अंडर रूल। और हमें क्या जरूरत है मल्टीटास्क की, हमें क्या जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की? हमारे पास इतने संसाधन हैं, आप छोटे छोटे द्वीपों पे जाके देखिए, उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास पीने को पानी नहीं है। हमने कई कंट्रियों से खरबों रुपए के हिसाब से तो बिजली का पैसा लेना है। आई थिंक 1% के आसपास भूभाग है हिमाचल के पास, ठीक है। फिर भी 25% के नियर अबाउट हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करते हैं हाइड्रो प्रोजेक्टों से, तो हमारे लिए तो वही सफिशिएंट है। बाकी हमारे पास प्लांट्स हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, कंजर्वेटर जो है वो एसी के रूम में बैठे हुए हैं, डीएफओ एसी के रूम में बैठे हुए हैं। यार लाइए उनको वहां से। प्लांट कट रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है, कटवा रहे हैं, कट नहीं रहे हैं, वो कटवा रहे हैं। ये इससे पीछे भगोरिये के टाइम भी ये घोटाला हुआ था, लेकिन इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी में कोई रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे सबने मिल बांट के खाए होते हैं। मैं इंडिविजुअल हूं, मेरे को गोली मारनी है गोली मार दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो आपका, हमारा गाय का धन्यवाद श्रीमान। आप यहाँ पे आए अपना कीमती समय निकाल के, और मेरे को उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमें
आगे के लिए भी अपनी कोऑपरेशन देते रहे तो हम सरकार बनाएंगे और आम लोगों की समस्याओं को पूरा करेंगे।